नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विनायक मेडिकल चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक क्यों आता है, कैसे आता है। हार्ट अटैक अगर आता है तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर घर पे आता है तो क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल के अंदर आपको क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, किन किन मेडिसिन्स का उपयोग किया जाता है, आप हार्ट अटैक आने से कैसे बच सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको आज पूरी जानकारी मैं दूंगा। तो बात करते हैं हार्ट अटैक है क्या। तो हार्ट अटैक का मतलब होता है कि जो आपका हार्ट है उसके अंदर ब्लड की सप्लाई होना बंद हो गया, यानी कि खून जाना बंद हो गया, जिसकी वजह से वो जो पंपिंग का कार्य कर रहा था वो बिल्कुल ही बंद हो गया, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, आपके शरीर को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई और आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई। तो इस तरह से ये हार्ट अटैक आता है। अब होता क्या है एक्चुअली में, तो आपकी जो कोरोनरी आर्टरी होती है, हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी, उस आर्टरी के अंदर या तो कोई रुकावट आ जाती है या पार्शियल रुकावट आ जाती है। यानी कि ये आर्टरी है, इसके अंदर अगर आधी रुकावट आई तो आपको अगर जब एक्सरसाइज करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ी थकान हो, तो उस समय आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर आप 3-4 सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करेंगे तो आपको सीने में दर्द शुरू हो जाएगा। अगर आपको पार्शियल ओक्लूजन है, यानी कि आधा ब्लॉक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर ये पूरा ब्लॉक हो जाए तो आपके हार्ट को सप्लाई नहीं मिलेगी। अगर ब्लड की सप्लाई हार्ट को नहीं मिलेगी तो हार्ट काम करना बंद कर देगा, और उसी को अपन बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अरेस्ट या हार्ट अटैक। इन सभी का मतलब एक ही होता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो हार्ट अटैक है उसको मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं। तो उसको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि उसे एमआई के नाम से जाना जाता है। अब बहुत सारों के दिमाग में ये आता है कि हम कैसे पहचाने कि हमको हार्ट अटैक आया है। आपने बहुत सारे व्यक्तियों को देखा होगा कि किसी किसी को सिर्फ दर्द होता है तेज़, और डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं पहला अटैक आया था, ठीक हो गया। किसी किसी के बोलते हैं कि साइलेंट अटैक आया था, तो वो वहीं ख़त्म हो गया। तो इनमें फ़र्क क्या होता है, क्या साइलेंट अटैक होता है, किसे अपन फर्स्ट अटैक बोलते हैं, या कैसे क्या होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जो साइलेंट अटैक होता है उसके अंदर जो कोरोनरी आर्टरी है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है, यानी कि हार्ट को 100% ब्लड मिलना बंद हो गया। अगर ऐसा हो जाता है तो उस समय आदमी का हार्ट पूरी तरह से वर्क करना बंद हो जाता है, वो ब्लड आगे पहुंचाना बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग भी धीरे धीरे ब्लड नहीं मिलता, तो आपका दिमाग ख़त्म हो जाता है और डेड हो जाता है। तो इस तरह से वो व्यक्ति मर जाता है। अब फर्स्ट स्टेज हार्ट अटैक क्या किसे कहते हैं कि जो कोरोनरी आर्टरी की मेन ब्रांच है वो तो खुली है, लेकिन उसके बाद जो आर्टरियाज जाती है, जो धमनियाँ जाती है, जो नसें होती हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं आगे के पार्ट पे जाकर ब्लॉक हो गया। तो उसमें से 70% हार्ट को तो ब्लड मिल रहा, लेकिन 30% हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा। तो उस समय आपको बहुत ही तेज दर्द होगा। ऐसा दर्द होगा कि कोई आपके अंदर उस हार्ट को पकड़कर निचोड़ रहा है, या क्रशिंग बोलते हैं उसको। या एक तरीके से अगर उसे जानना है तो अगर अपने हाथ को किसी भी ऐसी खुरदरी सरफेस पर जब जोर लगाकर घिसते हैं, और जैसा दर्द होता है उतना इंटेंस दर्द होता है। अब बात आती है कि इसमें एक कैटेगरी और होती है, एंजाइना पेक्टोरिस। तो वो क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस उसे बोलते हैं कि जब आपका ब्लॉकेज थोड़ा हो, जिसकी वजह से आपका ब्लड समय पर पहुंच नहीं पा रहा है, या आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं उस समय भी आपको दर्द अगर महसूस होता है, तो उसे एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको एमआई आ गया तो उसके क्लिनिकल फीचर्स मैंने बता दिए कि आपको इतना इंटेंस दर्द होगा कि जैसे कोई क्रश कर रहा है, निचोड़ रहा है, उस तरह का दर्द आपको महसूस होगा। उसी के साथ ये दर्द लगातार 15 मिनट तक रहता है, यानी कि अगर 15 मिनट से ज़्यादा हो गया, आपको कंटिन्यू हेवी पेन रह रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं एमआई हो सकता है, यानी कि हार्ट अटैक हो सकता है। उसी के साथ हम बात करते हैं, अगर एंजाइना पेक्टोरिस है तो आपका जो पेन है वो
आप रेस्ट करेंगे तो रिलीव हो जाएगा। यानी कि अगर आपको दर्द होना शुरू हुआ है, आप लेट जाइए, अगर वो ठीक हो जाता है यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस है। और अगर एमआई है यानी कि हार्ट अटैक है, तो आप लेटने के बाद भी आपका दर्द बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, वो वैसा का वैसा रहेगा। सांस लेने पर भी आपको दर्द में कोई इंटेंस में फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं सांस धीरे लेता हूँ तो मुझे दर्द कम होता है, सांस तेज़ लेता हूँ तो मुझे दर्द बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं। दर्द जैसा रहता है वैसा ही रहेगा। तो और बात कर लेते हैं इसके बारे में कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसी कंडीशन है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, कुछ मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है, तो आप सबसे पहले उसको नज़दीकतम हॉस्पिटल में ले जाइए। क्योंकि उस कंडीशन में आप अगर पार्शल है तो उस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप उसे बंद कमरे में है तो उसे खुले कमरे में ले जाइए ताकि वो ऑक्सीजन अच्छे से ले सके। तो अगर उस व्यक्ति को बिल्कुल हार्ट अटैक ऐसा आया है कि उसकी कोरोनरी आर्टरी बिल्कुल बंद हो गई है, उसका हार्ट पंप करना बंद कर दिया है, तो उस समय आप सीपीआर दे सकते हैं। सीपीआर का मैं डायग्राम इधर ये कर रहा हूँ। इसे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से आप एक बार उसके हार्ट को चालू कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 60/30/2 के रेशो पर आपको प्रेस करना रहता है, यानी कि 30 बार तो हार्ट को प्रेस करना और 2 बार आपको सांस देनी है मुंह से मुंह लगाकर। तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं आज अभी जो मेडिकेशन बता रहा हूँ, प्लीज़ करके उनका घर पे उपयोग मत कीजिएगा। इनके बहुत ही साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और इनके लिए बहुत मॉनिटरिंग करनी रहती है, इसलिए आप इन मेडिकेशन का उपयोग मत कीजिएगा। ये सिर्फ हॉस्पिटल के पर्पज़ से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको जानकारी रहे आगे कि अगर कभी ऐसा हुआ तो क्या क्या ट्रीटमेंट हमारे व्यक्ति को दिया जा रहा है या क्या क्या कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है, मैं आपके लिए आपके सामने रख रहा हूँ। उससे पहले मैं एक बात कर लेता हूँ कि अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि आपके यहाँ अवेलेबल सुविधा नहीं है, आप एंजियोग्राफी नहीं करवा सकते हैं या सोनोग्राफी नहीं करवा सकते हैं, ईसीजी तो आपके वहाँ अवेलेबल होगी, तो आप कैसे पता करेंगे कि आपको हार्ट अटैक आया है। तो डॉक्टर सबसे पहले ईसीजी करता है। उस ईसीजी के अंदर वो देखता है कि क्या वेरिएशन आता है। तो उसके अंदर जो एसटी सेगमेंट होता है, वो एसटी सेगमेंट थोड़ा बड़ा हुआ आता है, लॉन्ग आता है। उसी के साथ में जो टी वेव आती है वो इन्वर्ट आती है और जो क्यू वेव है वो एबनॉर्मल हो जाती है। तो ये 3 चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ईसीजी के बारे में मैं आगे एक अलग टॉपिक लूँगा, पूरी ईसीजी बता दूंगा उसके अंदर। तो ये 3 चेंजेस आपको ईसीजी के अंदर देखने को मिलेंगे। अब बात आती है कि आप खून की जाँच क्या खून की जाँच करवाएं जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ इस व्यक्ति को हार्ट अटैक है, किसी गैस के कारण या एंजाइना पेक्टोरिस नहीं है। तो उसके बारे में पता करने के लिए आपको 2 ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ही ज़रूरी है, जिसे ट्रोप टी भी कहते हैं और एक CPK-MB भी कहते हैं। जो ट्रोप टी टेस्ट होता है वो 2 से 4 घंटे बाद, मतलब यानी कि कम से कम 2 घंटे अगर बीत चुके हैं दर्द होते हुए, उसके बाद इसको लगाया जाता है तो आपका ये ट्रोप टी पॉजिटिव आएगा। उसी के साथ CPK-MB भी 3 से 4 घंटे के बाद पॉजिटिव आता है। तो इन दोनों को अगर पॉजिटिव आते हैं तो इससे आपको ये पता चल सकता है कि आपका हार्ट अटैक कंफर्म है। ये 2 चीज़ हो गई कंफर्म करने के लिए, जो नॉर्मली कहीं पर भी कस्बे वाले डॉक्टर इसको कंफर्म करके आगे आपको रेफ़र कर देते हैं। उसके बाद बात आती है कि अगर अपन किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो और क्या करके आपको हार्ट अटैक को कंफर्म करते हैं कि किस जगह पे है, कितना डैमेज है, 30% है, 50% है। तो उसके लिए वो एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी एक हॉस्पिटल का प्रोसीजर है, उसे कहीं पर भी नहीं किया जा सकता, कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। उसमें वो आपको बता देगा कि इतना ब्लॉकेज है, इतनी डैमेज हो चुका है, आपका हार्ट इतना वर्क कर रहा है, वो सारी डिटेल्स उसके अंदर आ जाती है। तो फिर उसके बाद उस हिसाब से आपके प्रोसीजर किया जाता है, स्टेन रखी जाती है और आपको उस स्टेन को रखने के बाद वो ब्लॉकेज वहाँ से खुल जाता है और खुलने के बाद आप अच्छा सा महसूस करते हैं और आपका दर्द ख़त्म हो जाता है। अब बात आती है कि आप मेडिकेशन में क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि अगर किसी को भी दर्द होना शुरू होता है तो उससे सबसे पहले नाइट्रोग्लिसरीन करके टेबलेट दी जाती है, जो कि
वेसोडाइलेटर है, नाइट्रोलोंग 2.6 के नाम से आती है। इस मेडिकेशन को जीभ के नीचे रखा जाता है, पहली मेडिकेशन दी जाती है, फिर 5 मिनट का वेट किया जाता है। अगर आपका दर्द ख़त्म नहीं होता है तो दूसरी मेडिकेशन भी दी जाती है। उसी के साथ में ब्लड प्रेशर को भी चेक करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर को गिरा देती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर पहले से ही कम है तो आप इस मेडिकेशन को नहीं ले सकते। तो इसके मैक्सिमम 3 डोज दिए जा सकते हैं 5-5 मिनट के अंतराल में। अगर इसको लेने के बाद भी आपका दर्द ख़त्म नहीं होता है, यानी कि एक इंडिकेटर आपको ये भी मिल जाएगा कि आपको 100% MI है, यानी कि हार्ट अटैक है और एंजाइना पेक्टोरिस नहीं है। अगर वो होता तो वो आपका इस गोली को लेने के बाद दर्द में कम हो जाता, आपको रिलीफ मिल जाता और आप थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं। उसी के साथ अपन बात करते हैं कि सेकंड नंबर पे क्या दिया जाएगा। तो आप बहुत सारों ने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति को अटैक आता है तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में बहुत ही महंगे इंजेक्शन मिलते हैं, जैसे कि उनको थ्रोम्बोलाइटिक इंजेक्शन कहते हैं। वो थ्रोम्बोलाइटिक इंजेक्शन क्या करते हैं कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर जमा हुआ ब्लड है, उस ब्लड को तोड़ देते हैं, उसके टुकड़े कर देते हैं, जिससे वो रास्ता खुल जाता है और ब्लड आगे जाना शुरू हो जाता है। तो ये इंजेक्शन 3 घंटे के अंदर अगर लगाया गया, जब से आपको दर्द शुरू हुआ उससे 3 घंटे के अगर अंदर लगाया गया तो इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो उसके नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरिकाइनेस, या आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है एल्टीप्लेस। 50 mg और 100 mg का डोज आता है और ये एक इंजेक्शन आपको 50,000 से 1 लाख रुपए तक का पड़ता है। अगर ये देने के बाद और क्या कर सकते हैं, हमने थ्रोम्बोलाइटिक दे दी, तो अब बात आती है कि हम एंटीकोएगुलेंट देते हैं। एंटीकोएगुलेंट का मतलब कि ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिसकी वजह से जो व्यक्ति है उसके अंदर ब्लड थोड़ा पतला हो जाए, क्योंकि पतला ब्लड आसानी से कहीं पर भी आ जा सकता है। तो वो जो ब्लॉकेज वाली जगह है वहाँ से पतला ब्लड आसानी से निकल जाएगा। तो उसके लिए अपन लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन दिया जाता है, उसको IV दिया जाता है। आपको बहुत सारी बार ऐसा इंजेक्शन देखा होगा फोंडाफ्लो करके 2.6, इसका भी अलग डोज आता है। इसको लगाया जाता है आपके पेट के ऊपर सबक्यूटेनियस रूट से या थाई के ऊपर। तो इस इंजेक्शन को इसलिए लगाया जाता है ताकि ब्लड पतला हो जाए। अगर ये इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है तो ओरल एंटीकोएगुलेंट दिए जाते हैं, यानी कि मुंह से खाई जाने वाली दवाइयाँ दी जाती है जो खून को पतला करती है। उसमें वारफरीन आता है, ये वारफरीन आपके ब्लड को पतला करता है। आगे हम बात करते हैं कि अगर कहीं पर भी क्लोट जमता है तो वहाँ प्लेटलेट आ जाती है। तो उन प्लेटलेट को इकट्ठा होने से रोकने के लिए अपन कौन सी मेडिकेशन दे सकते हैं, तो उसके लिए इकोएस्प्रिन आती है, जिसके अंदर एस्पिरिन पाया जाता है। 75 mg से लगाकर 375 mg तक की गोली आती है। उसी के साथ हम बात करें तो क्लोपिरोगेल दिया जा सकता है, जो भी 75 mg की डोज में आता है। तो ये कुछ मेडिकेशन है जो आप दे सकते हैं। उसी के साथ में पेशेंट को देखिए, या तो हार्ट रेट बढ़ सकती है, हार्ट रेट कम हो सकती है। उसी के साथ अगर आप उसकी हार्ट रेट बढ़ रही है तो बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर उन्हें कहते हैं जो एम्लोडिपिन होती है, निफिडिपिन होती है, उन्हें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहते हैं। ये मेडिकेशन जो आपके ब्लड प्रेशर को कम कर देगी। साथ ही साथ अगर आपका हार्ट रेट ज़्यादा चल रही है, धड़कनें ज़्यादा चल रही है, तो उस कंडीशन में बीटा ब्लॉकर यानी कि एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल, मेटोप्रोलोल, बहुत सारी मेडिकेशन आती है, उनको अपन दे सकते हैं। अब बात आती है कि इतना सब कुछ करने के बाद क्या पेशेंट ठीक हो जाता है। तो देखिए, इतना कुछ करने के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है, लेकिन सबसे मेन प्रायोरिटी में आता है कि उसका दर्द जो बहुत ही असहनीय होता है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स मॉर्फिन रिकमेंडेड करते हैं, मॉर्फिन का डोज लगाते हैं। मॉर्फिन एक ओपोइड एनाल्जेसिक है जो कि अफीम के द्वारा बनाई जाती है। इसको लगाने के बाद आपका पेशेंट थोड़ा सा कम डाउन हो जाएगा। वो जितना घबराएगा नहीं, उतना ऑक्सीजन की डिमांड नहीं बढ़ेगी, और उतनी ऑक्सीजन की डिमांड नहीं बढ़ेगी तो आपके हार्ट को और ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आपके हार्ट पे कम लोड पड़ेगा तो आपको दर्द भी कम होगा। तो मॉर्फिन एक तरीके से बहुत ही अच्छा मेडिकेशन है। सबसे अगर इसको प्रायोरिटी वाइज लिया जाए तो अपन कैसे क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाता है।
यानी कि उसको ऑक्सीजन, जब भी आप किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल में के अंदर ले जाते हैं तो उसको सबसे पहले ऑक्सीजन दी जाती है। सेकंड नंबर पे उसको नाइट्रोग्लिसराइड दिया जाता है। थर्ड नंबर पे उसको मॉर्फिन दिया जाता है। और चौथे नंबर पे उसके अगर ओक्लूजन ज़्यादा है तो एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंटी लिपिडेमिक ड्रग्स आती है जो कि आपका, अब जो भी घी तेल बंद करने के लिए क्यों कहता है डॉक्टर कि ये घी और तेल ही आपके ब्लड के अंदर जाके जमता है, जिससे ब्लड रुकता है और ब्लड रुकने के कारण धीरे 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 वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। तो इस घी तेल को न जमने के लिए कुछ दवाइयाँ बनाई गई है। उन्हें एंटी लिपिडेमिक भी कहते हैं, स्टेटिन्स भी कहते हैं, जैसे कि एटोरवास्टिटिन, रोजुवास्टिटिन, बहुत सारी आती है, उस अलग अलग ब्रांड की आती है। टोनेक्ट 40, टोनेक्ट 80, रोजुवास 10, रोजुवास 20, रोजावेल 10, रोजावेल 20, ऐसे बहुत सारी ब्रांड है। इनको दिया जाता है ताकि आपके अंदर इन लिपिड्स का लेवल कम हो सके और आपको आसानी से जल्दी रिलीफ मिल सके। तो इन मेडिकेशन को भी दिया जाता है। अब बात आती है कि अगर आप ऐसे पेशेंट हैं या आपके आसपास अगर ऐसा पेशेंट मिल जाता है तो आप क्या कर सकते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, नाइट्रोग्लिसरीन की तरह आइसोबी मोनोनाइट्रेट, आइसोबी डाइनाइट्रेट, ये दो तरह की मेडिकेशन भी सेम ही होती है जो कि वेजोडाइलेटर होती है। इन दोनों मेडिकेशन का 8-8 रुपये का पत्ता आता है। 10 mg और 5 mg का 8 रुपये का पत्ता, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसे आप हमेशा अपनी जेब के अंदर रखिए, अपने घर पे रखिए। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आप इस मेडिकेशन का उपयोग करके उसे रिलीफ दे सकते हैं, आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो हार्ट अटैक के बारे में ये पूरी संपूर्ण जानकारी थी। उसी के साथ अगर और भी मोर डिटेल चाहिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, अगर और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं और भी डिटेल में आपको जानकारी दे सकता हूं। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।